स्टूडेंट्स, आज जो यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। कल हम इसकी थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके थे लैब असिस्टेंट और सेकेंड ग्रेड वाले बैच में। आज फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट भी हमारे साथ इंक्लूड हैं, इस बैच के अंदर शामिल हैं अभी। तो ठोस अवस्था एक बार मैं वापिस से इसको पूरा क्लियर करूँगा। तो सॉलिड स्टेट और ठोस अवस्था, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है त्रिविम जालक, जिसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, क्रिस्टल जालक भी बोलते हैं, त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। और एक आती है इकाई कोशिका या एकक कोशिका या मात्र कोशिका, जिसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं, यूनिट सेल। तो सबसे पहली बात त्रिविम जालक। तो त्रिविम जालक का एग्जाम्पल हमारे माइंड में रहना चाहिए कि दीवार एक त्रिविम जालक है। दीवार जो है वो एक त्रिविम जालक है और ईंट जो है वो उसकी एकक कोशिका है। ईंट जो है वो उस दीवार की एकक कोशिका है, ईंट उसकी यूनिट सेल है। तो यानी एकक कोशिका क्या हो गई? एकक कोशिका त्रिविम जालक तो होगा दीवार, दीवार, और एकक कोशिका हो गई ईंट। यानी हम बोल सकते हैं कि एकक कोशिका जो है वो त्रिविम जालक की छोटी से छोटी संरचना है। दीवार में से जो छोटी से छोटी संरचना आपको प्राप्त होगी, छोटी से छोटी संरचना, वो संरचना होगी ईंट। छोटी से छोटी संरचना जो प्राप्त होगी वो ईंट प्राप्त होगी। यानी त्रिविम जालक से आपको जो छोटी से छोटी संरचना मिलने वाली है वो यूनिट सेल कहलाती है। तो हम बोल सकते हैं त्रिविम जालक की छोटी से छोटी संरचना, जिस प्रकार दीवार की छोटी से छोटी संरचना ईंट होती है, उसी प्रकार त्रिविम जालक की छोटी से छोटी संरचना जो है वो इकाई कोशिका कहलाती है। त्रिविम जालक की छोटी से छोटी संरचना इकाई कोशिका या मात्र कोशिका कहलाती है। और अगर इस इकाई कोशिका को बार बार दोहराया जाए, जैसे मैं ईंट के ऊपर ईंट रखूँ, ईंट के ऊपर ईंट रखूँ, तो क्या बन जाएगा? दीवार। दीवार यानी ईंट को बार बार दोहराने से दीवार बनती है। तो हम कह सकते हैं कि एकक कोशिका को बार बार दोहराने से त्रिविम जालक बनता है। तो त्रिविम जालक क्या है? त्रिविम जालक है एकक कोशिका को बार बार दोहराने से बनी संरचना, यानी एकक कोशिका की पुनरावृत्ति से बनी संरचना। एकक कोशिका की पुनरावृत्ति से बनी संरचना, एकक कोशिका को बार बार रिपीट करने पर बनी संरचना त्रिविम जालक है। एकक कोशिका को बार बार रिपीट करने पर बनी संरचना त्रिविम जालक है। और एकक कोशिका क्या है? एकक कोशिका, एकक कोशिका क्या हो जाएगी? त्रिविम जालक की छोटी से छोटी संरचना, क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी संरचना एकक कोशिका कहलाती है। तो एकक कोशिका की बार बार पुनरावृत्ति से बनी संरचना त्रिविम जालक कहलाती है। और त्रिविम जालक की जो छोटी से छोटी संरचना होती है उसे हम एकक कोशिका कहते हैं। तो एक डायग्राम से अगर मैं क्लियर करूं एकक कोशिका और त्रिविम जालक को, तो ये मान लें हमारे पास एक छोटी से छोटी संरचना त्रिविम जालक की, ये एकक कोशिका हो गई, ये एक एकक कोशिका हो गई। अब एकक कोशिका को बार बार दोहराएंगे तो त्रिविम जालक बनेगा। एकक कोशिका को बार बार दोहराएंगे तो त्रिविम जालक बनेगा। जैसे मैंने क्या किया, एकक कोशिका के साथ में, एकक कोशिका के बिल्कुल साथ में एक और एकक कोशिका रख दी। ये एकक कोशिका के साथ में एकक कोशिका रख दी, एकक कोशिका के पीछे एकक कोशिका रख दी। ये एकक कोशिका के पीछे एक एकक कोशिका रख दी। ये इस एकक कोशिका के पीछे एक एकक कोशिका रख दी।
तो इस तरह एकक कोष्टिका को बार बार दोहराया जा रहा है। आप एकक कोष्टिका के ऊपर एकक कोष्टिका रख सकते हैं, ये एकक कोष्टिका के ऊपर एकक कोष्टिका रख दी, ऐसे पीछे वाली एकक कोष्टिका के ऊपर एकक कोष्टिका रख दी, ऐसे ही इधर वाली एकक कोष्टिका के ऊपर एकक कोष्टिका रख दी, ऐसे ही उसके पीछे वाली एकक कोष्टिका के ऊपर एकक कोष्टिका रख दी। तो ये जो संरचना बन गई, ये संरचना क्या कहलाती है? त्रिविम जालक, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। तो ये एकक कोष्टिका को बार बार दोहराने से बनी संरचना है, एकक कोष्टिका को बार बार दोहराने से बनी संरचना। और इसकी जो छोटी से छोटी इकाई है जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, इसकी छोटी से छोटी संरचना जो है, ये हाईलाइटेड पार्ट क्या कहलाता है? एकक कोष्टिका। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये एकक कोष्टिका है। यूनिट सेल है, यूनिट सेल, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को बार बार रिपीट किया तो जो 3D स्ट्रक्चर बनती है उसे हम लोग त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक बोलते हैं। अब जैसे मान लो NaCl है, सपोज NaCl का क्रिस्टल जालक है, तो उसमें भी ऐसे ही संरचना बनेगी, कण लगे होंगे कहीं ना कहीं। तो NaCl में जो कण लगे होंगे वो Na+ और Cl- होंगे, Na+ और Cl- होंगे। तो ये जो कण होते हैं, ये कण जो होते हैं, ये एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर साइट पर लगे होते हैं, एक विशिष्ट स्थान पर लगे होते हैं। तो जैसे मान लो ये कण यहाँ लगा हुआ है, सपोज यहाँ कण लग सकता है, मान लो यहाँ कण लग सकता है, यहाँ कण लग सकता है, यहाँ कण लग सकता है, इन स्थानों पर कण लग सकते हैं। मान लो कि अवयवी कण इन स्थानों पर लग सकते हैं, इन स्थानों पर अवयवी कण लग सकते हैं। तो ये जो स्थान होते हैं ना, ये स्थान जहाँ कण लगाए जा सकते हैं क्रिस्टल जालक के अंदर, उन स्थानों को बोलते हैं जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, तो लैटिस पॉइंट क्या होता है? जालक बिंदु क्या होता है? जालक बिंदु किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित वह स्थान होता है जहाँ अवयवी कण लगे होते हैं, जहाँ अवयवी कण लगे होते हैं, उन स्थानों को हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। तो ये जालक बिंदु होते हैं जहाँ हम अवयवी कण रख सकते हैं। और अगर मैं बुक की डेफिनेशन दूँ, त्रिविम जालक की, बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दूँ, तो त्रिविम जालक क्या कहलाता है? अवयवी कणों की, अब ये डेफिनेशन हमारी बुक में होती है, अवयवी कणों की यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स की त्रिविम में, त्रिविम यानी XYZ अक्ष पर, त्रिविम में नियमित व्यवस्था यानी रेगुलर अरेंजमेंट से बनी संरचना। अवयवी कणों की त्रिविम में नियमित व्यवस्था से बनी संरचना। जैसे मान लो आपके सामने अवयवी कण लगे हुए हैं, तो आप देखें आपको यहाँ तीनों अक्षें दिखाई देंगी। ये X अक्ष हो गई, मान लो ये X अक्ष हो गई, ये X अक्ष पर लगे हैं कण, ये Y अक्ष पर लगे हैं कण, ये Y अक्ष हो गई, Y अक्ष पर भी कण लगे, और ये Z अक्ष हो गई, Z अक्ष पर भी कण लगे। तो तीनों अक्षों पर कण लगे हुए हैं। ये वाली अक्ष Z अक्ष को शो कर रही है, ये अक्ष Z अक्ष है, ये अक्ष Z अक्ष है, ये X अक्ष है, X अक्ष, ये X अक्ष हो गई, ये Y अक्ष हो गई। तो अवयवी कण जो होते हैं तीनों अक्षों पर लगे होते हैं नियमित व्यवस्था से। तो अवयवी कणों की तीनों अक्षों पर यानी त्रिविम में नियमित व्यवस्था से जो स्ट्रक्चर बनी है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग त्रिविम जालक बोलते हैं, त्रिविम जालक। क्लियर है यूनिट सेल और त्रिविम जालक? तो मोटी मोटी बात करें तो यूनिट सेल क्या है? त्रिविम जालक की छोटी से छोटी संरचना। और त्रिविम जालक क्या है? यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने से बनी संरचना। और त्रिविम जालक के जिस स्थान पर अवयवी कण लगे होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स लगे होते हैं, बेसिक पार्टिकल्स लगे होते हैं, उस स्थान को क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं उस स्थान को? जालक बिंदु, जालक बिंदु बोला जाता है। अब हम बात करें एकक कोष्टिका के प्रकार की, फिर अब इसमें काउंटिंग भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा बराबर। एकक कोष्टिका के प्रकार, अवयवी कणों की काउंटिंग भी हम यहाँ देख लेंगे। एकक कोष्टिका के प्रकार, यूनिट सेल के
टाइप देख रहे हैं अब हम, दो प्रकार की यूनिट सेल होती है। एक तो होती है सरल या आध्याय, सरल या आध्याय एकक कोशिका प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरी होती है केंद्रित एकक कोशिका, केंद्रित एकक कोशिका सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एक तो होती है सरल या आध्याय एकक कोशिका प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरी होती है केंद्रित एकक कोशिका सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम पर फोकस रखिएगा, अपने कमरे पर फोकस रखिएगा। काउंटिंग भी आपको यहीं से निकाल के दूंगा मैं, आपके जिस रूम में आप बैठे हैं उसी को फोकस रखेंगे तो काउंटिंग आपके माइंड में आएगी। सरल आध्याय एकक कोशिका प्रिमिटिव यूनिट सेल। सरल आध्याय एकक कोशिका क्या होती है? जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर लगे होते हैं। यदि किसी एकक कोशिका में अवयवी कण केवल कोनों पर लगे हैं, केवल कोनों पर स्थित हैं, तो उसे हम सरल या आध्याय एकक कोशिका प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो अभी देखें, जैसे तो ये मान लो एक एकक कोशिका है। अगर इस एकक कोशिका के केवल कोनों पर मैं अवयवी कण लगाता हूं, केवल कोनों पर अवयवी कण केवल कोनों पर लगे हैं, तो ऐसी एकक कोशिका को हम क्या कहते हैं? सरल या आध्याय एकक कोशिका। यदि अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित हैं तो उसे हम सरल या आध्याय एकक कोशिका कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सरल या आध्याय एकक कोशिका में कुल कितने कण हैं? तो इसमें जो कुल कण है वो एक है, कुल कण एक है। कैसे है? देखो, कोने पर स्थित, कोने पर स्थित एक कण, यानी मैं इस कण की बात कर रहा हूं, एक कण की, कोने पर स्थित एक कण, तो प्रॉपर एक पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ इसी पार्टिकल की, ठीक है। कोने पर स्थित एक कण कुल 8 एकक कोशिकाओं से साझा करता है, कुल 8 एकक कोशिकाओं से साझा करता है। कैसे? देख लो, कोने पर जो पार्टिकल होता है वो 8 यूनिट सेल से शेयर करता है। अब क्लियर कर लेना बात को। तो जैसे ये एक यूनिट सेल है, सपोज कि ये यूनिट सेल है और ये हमने कण लगा दिया। कहाँ लगा दिया बताओ? एक कण कहाँ लगा हुआ है? कोने पर, कोने पर लगा हुआ है। तो ये जो कोने पर एक कण लगा है ना, ये कुल 8 एकक कोशिकाओं से साझा करेगा, शेयर करेगा ये 8 से। देखो कैसे, आप खुद देखो, अगर मैं इसके साथ एक एकक कोशिका लगाता हूं तो बताओ ये कण उसके साथ शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा? देखो, कर रहा है, टच कर रहा है उसको या नहीं कर रहा? कर रहा है ना। आप अपने रूम के कोने पर फोकस रखिएगा, आपको पता लगेगा। देखो, तो ये कोना इसके साथ साझा कर रहा है। अगर इसके पीछे की ओर एक कमरा और बना दूं, मान लो मैं, यानी एक यूनिट सेल और लगा दूं, तो बताओ क्या उससे साझा नहीं करेगा? क्या ये करेगा? अब अगर इस कमरे के पीछे एक कमरा और बनाऊं, मान लो, तो क्या उससे साझा नहीं करेगा ये? तो अब बताओ कितनी यूनिट सेल से साझा करता दिख रहा है आपको ये कण? जो एक एकक कोशिका के कोने पर 4 से साझा कर गया। अभी ये चित्र में आपको 4 से दिख रहा है साझा करता हुआ। तो कोने पर लगा एक कण, 4 से तो आपको दिख रहा है, और 4 कमरे इसके ऊपर बन जाएंगे, ऊपर वाले से भी ये साझा करेगा। क्योंकि जो इस कमरे की छत है, जो इस कमरे की छत है, वो ऊपर वाले कमरे का क्या होगी बताओ? फर्श होगी या नहीं होगी? अगर आप इसके ऊपर कमरा डालोगे तो आप खुद इमेजिन करके देख लो, क्या ये उससे साझा नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। और पीछे वाले के ऊपर कमरा डालोगे मान लो, तो क्या उससे साझा नहीं करेगा? करेगा। ऐसे इधर वाले के ऊपर जो हम लोग कमरा बनाएंगे, मान लो इस कमरे के ऊपर कमरा बनाएं,
आप अपने कमरे पर फोकस रखिएगा तो आपको पता लगेगा। देखो, अब देखो, वो कोने वाला एक कण कितनी एकक कोष्टिका साझा करता दिख रहा है आपको? 8। 8 एकक कोष्टिकाओं के बीच एक कण है। ये एक कण जो है वो 8 एकक कोष्टिकाओं में साझा कर गया। अब आपको एक एकक कोष्टिका का हिसाब लगाना है, एक एकक कोष्टिका का। तो कोने पर जो एक कण होता है वो कुल 8 एकक कोष्टिकाओं में साझा कर जाता है। तो अब बताओ, जो मैंने हाईलाइट की है उसको इस कण का कितना भाग प्राप्त होगा? 1/8, क्योंकि वो आठों के आठों में 1/8 1/8 1/8 बंट जाएगा। वो 1/8 इसका है, वो 1/8 इसका है, वो 1/8 इसका है, 1/8 इसका है, 1/8 इसका है जिसको हमने हाईलाइट किया है। 1/8 ही पीछे वाली को प्राप्त होगा, 1/8 इसको प्राप्त होगा, 1/8 ही इसको प्राप्त होगा। सही है क्या? ऐसा ही होगा। तो 8 एकक कोष्टिकाएं हैं, 8 यूनिट सेल है, 8 यूनिट सेल। और कण कितने थे? 1। 8 यूनिट सेल में एक कण बंट गया, 8 यूनिट सेल में। तो अगर आप एक यूनिट सेल का हिसाब लगाओगे ना कोने का, तो आपको ये वाला 8 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 1/8 पार्ट मिलेगा। क्लियर? तो हमें एक यूनिट सेल की काउंटिंग लेनी है, एक यूनिट सेल की। तो एक यूनिट सेल में जो कॉर्नर पर पार्टिकल लगा है, कॉर्नर पर पार्टिकल लगा है, ये कितना शेयर रख रहा है इसके अंदर? कितना हिस्सा? ये पूरा दिख रहा है आपको, पर ये पूरा है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कोने पर स्थित एक कण कुल 8 एकक कोष्टिकाओं में साझा करता है। अतः एक एकक कोष्टिका को, अतः एक एकक कोष्टिका को, एक यूनिट सेल को कोने पर स्थित कण का, कोने पर स्थित कण का 1/8 भाग ही प्राप्त होता है। सही है क्या? समझ आ गई लाइन? कोने पर स्थित एक कण कुल कितनी एकक कोष्टिकाओं में साझा कर रहा था? 8 एकक कोष्टिकाओं में। और हमें हिसाब लगाना है एक एकक कोष्टिका का। तो एक एकक कोष्टिका को उसका कितना भाग प्राप्त होगा? केवल और केवल 1/8। तो कोने पर जो आपको एक दिख रहा है वो एक नहीं है, वो 1/8 है। 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। तो 8 कोने हैं और 1/8 भाग है। 8 कोनों का 1/8 भाग है, तो टोटल कितने कण बन गए? एक कण, एक कण। समझ आई बात? क्लियर अकाउंटिंग? तो एक सरल आध्य एकक कोष्टिका में कुल कण कितने होते हैं? एक। कुल कण एक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 8 उत्तर नहीं आना चाहिए। हालांकि आपको ऑप्शन मिलेगा 8। क्यों नहीं आया 8 उत्तर? कोने तो 8 हैं, कण भी हमने 8 लगाए, पर एक एकक कोष्टिका का अगर हिसाब लगाते हैं हम लोग, तो कोने का केवल 1/8 भाग ही उसको मिलता है। क्योंकि एक कोना जो होता है वो 8 एकक कोष्टिकाओं में साझा करता है, इसलिए एक एकक कोष्टिका को उस कोने का 1/8 भाग ही मिलेगा। क्लियर? समझ आ गई काउंटिंग? अब आगे चलें केंद्रित एकक कोष्टिका। तो केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होगा? सेंट्रल यूनिट सेल में क्या होगा? अवयवी कण कोनों पर तो होंगे ही होंगे, कोनों पर तो होते ही होते हैं, प्लस किसी अन्य स्थान पर भी होते हैं। सरल में क्या था? सरल में कण केवल और केवल कहाँ था? कोनों पर। सरल में कण केवल और केवल कोनों पर था, लेकिन केंद्रित में कोनों पर तो होगा ही होगा, कोनों के साथ साथ किसी अन्य स्थान पर भी कण स्थित होता है। तो ऐसी एकक कोष्टिका को हम लोग केंद्रित एकक कोष्टिका बोलते हैं। तो इस आधार पर, इस अन्य स्थान के आधार पर, कोनों पर तो लगाना ही लगाना है, अन्य स्थान के आधार पर केंद्रित एकक कोष्टिका को आगे बांटा जाता है 3 प्रकारों में। एक आती है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड। एक आती है काय केंद्रित,
बॉडी सेंटर्ड, काहे को हम लोग इसको अंतः भी लिखा हुआ आ जाता है पेपर में, अंतः। और एक होती है अंत्यय केंद्रित, अंत्यय केंद्रित एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। फलक केंद्रित, काय केंद्रित, अंत्यय केंद्रित। फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड, काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड, अंत्यय केंद्रित एंड सेंटर्ड। फलक केंद्रित नाम ही बता रहा है, देखो फलक केंद्रित। तो अगर हम एक कोष्टिका लगाएं, आप अपने कमरे पर फोकस रखिएगा। ये एक कोष्टिका बना ली मैंने, कोनों पर तो कण लगाना ही लगाना है, कोनों पर तो आएगा ही आएगा कण, ठीक है। कोनों पर कण लगा लिया, कोनों पर कण आ गया, कोनों पर तो कण लगाना ही लगाना है। कोनों के साथ साथ किसी अन्य स्थान पर भी लगाना है, और वो अन्य स्थान जो है वो फलक का केंद्र है, फलक का केंद्र है। अब बताओ आपके कमरे में कितनी फलकें आपको दिखाई दे रही हैं? 6 फलकें दिखाई दे रही हैं। उस 6 फलकों के केंद्र में लगाना है। तो ये ऊपर वाली फलक के केंद्र में, ये नीचे वाली फलक के केंद्र में, ये दाईं ओर वाली फलक के केंद्र में, ये बाईं ओर वाली फलक के केंद्र में, ये आगे वाली फलक के केंद्र में, और ये पीछे वाली फलक के केंद्र में। तो ये बन गई फलक केंद्रित, ये फलक केंद्रित हो गई। तो फलक केंद्रित में क्या होगा? कोनों पर तो कण आएगा ही आएगा, कोनों पर तो सारों में आना है, चाहिए है चाहिए है चाहिए, कोनों पर तो आना ही आना है। कोनों के साथ साथ अगर हम फलकों के केंद्र में भी कण रख देते हैं तो उसको फलक केंद्रित बोला जाता है, फलक केंद्रित। अब काउंटिंग लो फलक केंद्रित की। कोना बताओ, कोना कितना भाग रख रहा था? बताओ कोना कितना भाग रख रहा था अपना? कोना कितना भाग रख रहा था? कोन 1/8। ये वाला कोना भी 1/8, कोना 1/8 भाग रख रहा था अपना। तो इस 1/8 1/8 1/8 को जोड़ लें तो 8 कोने हैं हमारे पास। तो 8 कोनों पर हिस्सा 1/8 है। तो कोनों पर कितने कण लगे हैं बताओ? कोनों पर कोनों पर एक कण है ना, कोनों पर एक कण है। कोनों पर हिसाब लगाएं तो 8 कोने हैं इंटू 1/8 है, एक कण हो गया। और कौन से कण जोड़ने हैं? और कण कहाँ पड़े हैं? जो फलक के केंद्र में पड़े हैं, जो फलक के केंद्र में पड़े हैं। तो कोनों पर पड़े हैं 8 कण, हिस्सा कितना है? 1/8। और फलक के केंद्र में कितने पड़े हैं बताओ? फलक के केंद्र में कितनी फलकें थी? 6 फलकें थी। और फलक वाले का हिस्सा कितना होता है बताओ? फलक वाले का हिस्सा आधा, 1/2। क्योंकि एक फलक जो होती है वो 2 ही कमरों के बीच साझा कर सकती है। आप देखो, ये मान लो एक एकक कोष्टिका है, ये एक एकक कोष्टिका है। अब इसकी फलक के केंद्र में ये कण लगा है, ये फलक के केंद्र में कण रख दिया। अब आप देखो, अगर इसके ऊपर मैं एकक कोष्टिका बनाऊं तो जो कण आपको मैंने रेड पार्ट का दिखाया, क्या वो साझा करेगा क्या ऊपर वाली एकक कोष्टिका में? बताओ, नहीं करेगा, ऊपर वाले के साथ नहीं करेगा। इधर बनाऊं तो करेगा क्या? ये वाला कण उधर भी नहीं कर रहा, नीचे वाले के साथ करेगा क्या? लेकिन जो इधर बनाऊंगा उसके साथ, अब इसके साथ करेगा ना, ये कर रहा है टच इसको। तो यानी कोने पर लगा एक कण कुल कितनी एकक कोष्टिका में बंटता है? 2। आप देख सकते हैं आपकी जो एक दीवार है वो एक पड़ोसी को टच कर रही है। ये नहीं होता उस दीवार से 2 पड़ोसी टच कर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दीवार से 2 पड़ोसी टच कर जाएं। तो ये जो दीवार थी ये 2 के बीच बंट गई। तो यहाँ जो कण लगा था वो 2 के बीच बटेगा। जब 2 के बीच बंटेगा तो आधा इसको मिल जाएगा और आधा इसको मिल जाएगा। इसीलिए हमारा पड़ोसी जब हमारी दीवार का यूज़ करते हुए अपना मकान बनाता है तो हम उससे आधे रुपए लेते हैं उस दीवार के, क्योंकि वो 2 के बीच साझा करती है। तो आधा हिस्सा हमारा हो गया, यानी एक बंदे का आधा हिस्सा है, आधा दूसरे बंदे का है। तो हमें एक ही बंदे की काउंटिंग करनी है, यानी एक ही यूनिट सेल की काउंटिंग लेनी है। समझ आ गई बात? तो 8 कोने थे, हिस्सा कितना था कोने पर? 1/8। 6 फलकें थी, फलक का हिस्सा कितना है? आधा। तो कोनों पर कितना हो गया? 8 इंटू 1/8। एक तो कोने पर हो गया, और 6 फलकों में आधे आधे का हिसाब लगाओगे तो कितने हो जाएंगे? 6 फलकों का आधा आधा करोगे तो 3। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 3 और 1
4, तो यानी फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कुल 4 कण लगे होते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में कुल कितने कण होते हैं? 4। आगे काउंटिंग समझ इसकी। फलक केंद्रित में आगे यूज होगी अपने, तो फलक केंद्रित में कितने कण है? फलक केंद्रित में 4 कण। फलक केंद्रित में 4 कण है। अब आगे चलो, बॉडी सेंटर्ड, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्या होगा बताओ? कोनों पर तो कण लगाना ही लगाना है, तो आप अपने कमरे पर फोकस रखिएगा। कोने पर तो कण लगाना ही लगाना है, और आपके कमरे के बिल्कुल केंद्र में, बॉडी के केंद्र में, बॉडी यानी शरीर, तो यानी पूरे कमरे का केंद्र आप लोग देख लें, पूरे कमरे का केंद्र। तो बताओ पूरे कमरे का केंद्र कहाँ है? ऊपर वाली छत के बीचों बीच है क्या पूरे कमरे का सेंटर पॉइंट? ये सेंटर पॉइंट है क्या इस रूम का? ये नहीं है, है ना? ये सेंटर पॉइंट है क्या? नहीं है। कहाँ आएगा आपके कमरे का सेंटर पॉइंट बताओ? बिल्कुल बीचों बीच हवा के अंदर आएगा, यहां इस पॉइंट पर। सही है, ये जगह आएगी वो। अब आप खुद सोचें, आपके कमरे के बीच बिल्कुल बीचों बीच एक कण लटक रहा है, एक कण झूल रहा है बिल्कुल सेंटर पॉइंट में। वो बताओ क्या पीछे वाले कमरे से साझा करेगा क्या? किसी कमरे से साझा करेगा क्या वो जो बिल्कुल बीचों बीच है? वो किसी भी कमरे से साझा नहीं करेगा, वो बिल्कुल हवा में है, हमारे कमरे के बीचों बीच है, बिल्कुल सेंटर के अंदर। तो ना वो आगे वाले से साझा करेगा, ना पीछे वाले से, ना ऊपर वाले से, ना नीचे वाले से, ना दाएं वाले से, ना बाएं वाले से। तो पूरा के पूरा इसको ही मिलेगा, पूरा के पूरा। तो ये जो कण है ना, ये पूरा के पूरा इसको मिलेगा। समझ आ गई बात? क्यों ये पूरा के पूरा इसी को मिलेगा? क्यों मिलेगा? क्योंकि काय के केंद्र में जो कण लगा होता है, अंतः केंद्र में जो कण लगा होता है, बॉडी के सेंटर में जो कण लगा होता है, वो किसी भी अन्य एकक कोष्टिका से साझा करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए पूरा के पूरा इसी को मिलेगा। और कोने का कितना भाग मिल रहा था इसको? कोने का कितना भाग मिल रहा था? कोने का 1/8। तो कोने पर 1/8 मिल रहा था, तो पहले तो कोने का हिसाब लगा लो। कोने पर कितने कण लगे हैं? कोने थे 8 और भाग था 1/8, प्लस और कण कहाँ लगा है? काय के केंद्र में। काय के केंद्र में कण लगा है 1 और उसका भाग भी 1 है, पूरा के पूरा इसी का। समझ आ गई बात? 1 × 1 पूरा के पूरा इसी का ही है। तो कितना हिसाब लगेगा बताओ? 8 × 1/8 यानी 1 प्लस 1 × 1 यानी 1। तो कुल कण कितने हो गए इसमें? 2 कण। तो इसमें 2 कण लगे हैं टोटल। क्लियर? बॉडी सेंटर में कितने कण हैं? 2 कण है बॉडी सेंटर के अंदर। अब एंड सेंटर्ड में भी काउंट कर सकते हो, अंत्य केंद्रित में भी काउंट कर सकते हो। अंत्य केंद्रित क्या होती है? वे भी कण कोनों पर तो लगेगा ही लगेगा, कोनों पर तो कण लगाना ही लगाना है। कोनों पर लगा दिया। कोनों के साथ साथ किन्हीं भी 2 आमने सामने वाली फलकों का चयन करना है। तो कोनों के साथ साथ किन्हीं भी 2 आमने सामने वाली फलकों के बीचों बीच, तो कोनों पर तो कण लगेगा ही लगेगा। और कहाँ लगेगा? किन्हीं भी 2 फलकों के केंद्र में, आमने सामने वाली, किन्हीं भी 2 आमने सामने वाली फलकों के केंद्र में। अब हिसाब लगाओ। कोना कितना भाग रखता है? 1/8। और फलक के केंद्र वाला कितना भाग रखता है? फलक के केंद्र वाला। तो टोटल कण बताओ, कुल कण कितने लगे हैं उसमें? गिनो कुल कण। 2 लगे हैं ना? कैसे? 8 कोनों पर हैं इंटू 1/8 प्लस 2 फलकों के केंद्र में इंटू आधा। तो कोनों वाले का 1 और फलकों वाले का 1, तो कुल कण 2 हो गए। क्लियर है काउंटिंग? समझ आ गई एकक कोष्टिकाएं? चलें आगे। अब देखो आगे क्या कहता है। आगे ये बताता है एकक कोष्टिका के अंदर
दो तरह के पैरामीटर होते हैं। एकक कोष्टिका के पैरामीटर, एकक कोष्टिका में दो प्रकार के पैरामीटर होते हैं। तो अक्षीय पैरामीटर, अक्षीय दूरी के पैरामीटर होते हैं, और एक अक्षीय कोणों के, कोण अक्षीय एंगल, एक्सियल एंगल। ये तो हो गई एक्सियल डिस्टेंस और ये हो गया एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल के पैरामीटर। अब ये क्या है, देखो जैसे हमारे पास तीन अक्ष हैं, देखो एक्स अक्ष, ये मान लो एक कण ये रहा, और ये एक्स अक्ष पर दूसरा कण लगा, ये एक्स अक्ष होगी, ठीक है। ये वाई अक्ष पर अगला कण है, और ये मान लो जेड अक्ष पर अगला कण है, ये जेड अक्ष होगी। तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये जेड अक्ष है। तीन अक्ष हैं हमारे पास जहाँ अवयवी कण लगे होंगे। तो अक्षीय दूरी क्या होगी, दो कणों के बीच की दूरी। जैसे एक कण ये है और एक कण ये है, एक्स अक्ष पर ये जो दूरी मानी जाती है, ये स्मॉल ए, स्मॉल ए। माइक ऑफ रखें अपना प्लीज। नीतू माइक कौन है बच्चे? तो एक्स अक्ष पर जो अक्षीय दूरी मानी जाती है वो मानी जाती है स्मॉल ए, यानी दो कणों के बीच की दूरी स्मॉल ए। वाई अक्ष पर अक्षीय दूरी को स्मॉल बी, और जेड अक्ष पर स्मॉल सी। तो तीन अक्षीय दूरियां होती हैं, तीन पैरामीटर होते हैं अक्षीय दूरियों के। कौन कौन से? ए बी सी। ए क्या है? स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए। एक्स अक्ष पर दो कणों के बीच की दूरी स्मॉल ए। स्मॉल बी क्या है? स्मॉल बी। वाई अक्ष पर दो कणों के बीच की दूरी स्मॉल बी, और स्मॉल सी क्या है? स्मॉल सी। जेड अक्ष पर दो कणों के बीच की दूरी स्मॉल सी, ठीक है, स्मॉल सी। तो ए बी सी। अब पैरामीटर देखो, अक्षीय कोण किस किस के बीच बनेगा? देखो अक्षीय कोण ए और बी के बीच बन सकता है, ए व बी के बीच। और किस किस के बीच बन सकता है? ए व सी के बीच। और किसके बीच बनेगा बताओ? बी और सी के बीच। और भी बनेगा क्या कोई? तीन ही कोण बनेंगे, अक्षीय कोण भी तीन बनेंगे, ए और बी के बीच, बी और सी के बीच, और कौन सा रह गया? ए और सी के बीच, ठीक है। अब आप देखो, जो अक्षीय कोणों के पैरामीटर होते हैं ना, इनको हम लोग अल्फा बीटा गामा से लिखते हैं। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अगर ए की कमी दिख रही है तो अल्फा कोण लगा देना, जहाँ ए की कमी दिख रही हो वहाँ अल्फा कोण लगा देना। जहाँ बी की कमी दिख रही हो वहाँ बीटा कोण लगा देना, जहाँ बी की कमी दिख रही हो वहाँ बीटा कोण, बी की कमी। और जहाँ सी की कमी दिख रही हो वहाँ गामा कोण लगाया जाता है। सी की कमी दिख रही हो वहाँ गामा कोण लगाया जाता है। जैसे देखो, मैंने कहा ए और बी के बीच, तो बताओ किसकी कमी छोड़ दी मैंने? ए और बी के बीच सी की कमी छोड़ दिया ना, सी नहीं बोला मैंने कहा ए और बी के बीच, मैंने सी नहीं बोला। तो जहां सी नहीं बोला वहां कौन कौन सा लगाया जाएगा? कौन कौन सा होगा? गामा। तो ए और बी के बीच गामा कौन होता है? ए और बी के बीच गामा कौन होता है? क्लियर? ए और बी के बीच गामा कौन होता है? अब बताओ सी और ए के बीच कौन सा कौन लगाओगे? सी और ए के बीच, यानी ये वाला कौन कौन सा होगा? बीटा। सी और ए में मैंने बी की कमी छोड़ी है, तो जहां बी की कमी है वहां बीटा कौन होगा? बीटा कौन। अब देखो बी और सी के बीच, बी और सी के बीच, यानी ये वाला, किसकी कमी छोड़ी बताओ? बी और सी के बीच ए की कमी छोड़ी, तो वहां कौन कौन सा लगाया जाना है? अल्फा। तो तीन कोण, अक्षीय कोणों के पैरामीटर होते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा। अल्फा कोण कब लगाएंगे? अल्फा कोण जब ए की कमी रहेगी, ए की कमी रहेगी यानी बी और सी के बीच अल्फा कोण होगा।
बीटा कोण कब लगाएंगे? जब बी की कमी रहेगी। बी की कमी मतलब ए और सी के बीच बीटा कोण होगा, क्लियर। और गामा कोण कब लगाएंगे? जब सी की कमी रहेगी, यानी ए और बी के बीच गामा कोण होगा। आई समझ या नहीं आई बताओ? तो बी और सी के बीच अल्फा कोण, क्लियर है। अब बताओ वापिस, अक्षीय दूरी के कितने पैरामीटर? अक्षीय दूरी के पैरामीटर 3। कौन कौन से अक्षीय दूरी के पैरामीटर? कौन कौन से? ए बी सी, ए बी सी। और अक्षीय कोणों के पैरामीटर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। 3 ही पैरामीटर अक्षीय कोणों के होते हैं। अल्फा कब लगाया जाता है? अल्फा किस किस के बीच का कोण अल्फा है? बी व सी के मध्य का। बीटा किस किस के बीच होता है? बीटा ए व सी के मध्य। और गामा किस किस के बीच होगा? गामा ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य। तो इन अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों के आधार पर किसी के कोण बराबर होंगे, किसी की दूरियां बराबर होंगी, किसी का कोण बराबर नहीं होगा, किसी का कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा, कोई 90 डिग्री से छोटा होगा। इस तरह अलग अलग मान होते हैं इन अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों के। तो इनके मान के आधार पर, इनकी वैल्यू के बेस पर 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय, क्रिस्टल हैबिट बनते हैं। तो क्रिस्टल हैबिट कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल समुदाय कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। 7 प्रकार के क्रिस्टल हैबिट बनते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल हैबिट 7 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और उनकी अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण हमने तैयार करने हैं। तो ये क्रिस्टल समुदाय यहाँ अक्षीय दूरी या अक्षीय कोण, और यहाँ हम लिखेंगे एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन बनाने वाला चाहेगा तो कुछ चुनिंदा स्टूडेंट ही क्वेश्चन करके आएंगे, सिलेक्टेड स्टूडेंट ही क्वेश्चन करके आएंगे। तो क्रिस्टल समुदाय कितने प्रकार के हैं? क्रिस्टल समुदाय, क्रिस्टल हैबिट कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। नंबर 1 घनीय, क्यूबिक, घनीय क्रिस्टल समुदाय, क्यूबिक क्रिस्टल हैबिट। दूसरा द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष। तीसरा विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष। द्विसम लंबाक्ष को चतुष्कोणीय भी बोला जाता है, टेट्रागोनल के नाम से दिया होता है ये चतुष्कोणीय द्विसम लंबाक्ष, टेट्रागोनल के नाम से। विषम लंबाक्ष रोम्बोहेड्रल विषम लंबाक्ष। चौथा एक नताक्ष मोनोक्लिनिक, एक नताक्ष मोनोक्लिनिक। पांचवा षटकोणीय हेक्सागोनल, षटकोणीय यानी हेक्सागोनल। छठा त्रिसमनताक्ष, त्रिसमनताक्ष ट्राइगोनल। और सातवां त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 प्रकार के क्रिस्टल हैबिट होते हैं। घनीय, क्यूबिक, द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोणीय, टेट्रागोनल, विषम लंबाक्ष रोम्बोहेड्रल, एक नताक्ष मोनोक्लिनिक, षटकोणीय हेक्सागोनल, त्रिसमनताक्ष ट्राइगोनल और त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक। अब पहला पहला आता है घनीय। अब सोच के करेंगे सारी, ये वैल्यूज हाथों हाथ याद होती हैं। देखो घनीय, घनीय यानी क्यूबिक। घन क्या होता है बताओ? घन की भुजाएं क्या होती है? घन की भुजाएं बराबर होती है, छोटी बड़ी होती है? बताओ। बराबर होती है, तो यानी अक्षीय दूरियां बराबर रहेंगी। ए बराबर बी बराबर सी, क्योंकि भुजाएं बराबर है, भुजाएं अक्षीय दूरियां बराबर हो गई। और कोण कितने डिग्री का होता है बताओ? क्यूब के अंदर, घन के अंदर कोण कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण 90 का होता है, चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो बीटा हो, और चाहे वो गामा हो। हर कोण 90 डिग्री का होगा। समझ आ गई बात? जो लिखा गया आपके सामने, ए बराबर बी बराबर सी, आपको
घन पता है, क्यूब पता है, तो क्यूब की सभी भुजाएं बराबर होती है, ए बराबर बी बराबर सी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का होता है। क्लियर? अब आगे चलो, क्या कहता है, नाम ही बता रहा है द्विसम। द्विसम मतलब क्या? मतलब है द्विसम, दो सेम है। द्विसम यानी दो सेम है। तो जब दो सेम है तो आप तीसरी सेम न करें तो ये बन गया ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ए बराबर है बी के और ए और बी सी के बराबर नहीं है, यानी सी बड़ी या छोटी होगी। द्विसम यानी दो ही बराबर रहेंगी। आगे बात समझ? तो दो बराबर कर दी, नाम से ही बता रहे। अब कहता है लंबाक्ष। लंबाक्ष, लंबाक्ष के दो टुकड़े करो तो लंबाक्ष के टुकड़े बनेंगे लंब प्लस अक्ष। लंब प्लस अक्ष, लंबाक्ष ए प्लस ए बराबर आ बन जाता है, दीर्घ संधि का उदाहरण है लंब प्लस अक्ष, लंबाक्ष। तो लंब प्लस अक्ष यानी अक्षय जो हैं वो लंब पर हैं, और लंब कितने डिग्री का होता है बताओ? लंब 90, 90 का, यानी अक्षय जो है वो 90 डिग्री पर हैं। तो अक्षय 90 पर हैं, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। आगे बात समझ? नाम ही बता रहे, देखो घनी है, घन क्या होता है? सारी भुजाएं बराबर, सारे को 90। द्विसम लंबाक्ष, द्विसम मतलब दो समान है और अक्षय लंब पर हैं, तो अक्षय 90 डिग्री पर है। भुजाएं दो समान कर दो, अक्षय 90 डिग्री पर कर दो। अब कहता है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, विषम लंबाक्ष। विषम क्या होगा बताओ? विषम, विषम का मतलब क्या होता है? सेम या अलग अलग? जो सेम नहीं है, विषम मतलब सारा ही अलग अलग है, सेम नहीं है, जो है ना, सेम नहीं है। तो कैसे लिखोगे सेम नहीं है? तो अक्षय दूरिया कैसे लिखोगे? ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। समझ गए? अगला कहते हैं विषम, तो हमने विषम कर दी, अलग अलग कर दी सारी। अब कहते हैं लंबाक्ष, मतलब लंब प्लस अक्ष, यानी अक्षय 90 पर है, तो लंब पर है या 90 पर है, तो कैसे लिखेंगे? अक्षय 90 पर है तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। आई समझ या नहीं आई बताओ? लग रहा है पता? नाम से पता लग जाना चाहिए आपको। विषम लंबाक्ष, विषम मतलब अलग अलग है तो अलग अलग कर दिया, लंब अक्ष यानी अक्षय 90 पर है, 90 पर कर दी। अब कहते हैं एक नताक्ष। एक नताक्ष, इसके टुकड़े करो, इसके टुकड़े करो। क्या कहता है? एक नताक्ष, एक नत अक्ष। एक नताक्ष मतलब एक नत अक्ष। नत मैंने झुका हुआ, यानी एक अक्ष झुका हुआ है। अपने बोलते हैं ना नत मस्तक, नत तल यानी झुका हुआ तल, नत मस्तक यानी झुका हुआ मस्तक। तो एक नताक्ष, एक नत अक्ष मतलब एक अक्ष झुका हुआ है। तो जो अक्ष झुक जाएगा क्या वो 90 डिग्री का होगा क्या? वो 90 से कम का होगा ना, या 90 से ज़्यादा का भी हो सकता है, किधर भी झुक सकता है, आगे पीछे है ना। तो एक 90 का नहीं होगा, मतलब कि कुल मिला के। तो एक नत अक्ष, पहले तो ये बताओ इसने कुछ समान कहा है क्या? अब इसमें कुछ सम कहा हुआ है? नहीं कहा, तो आपने करना भी नहीं है। तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब कहते हैं एक अक्ष झुका हुआ है, और वो जो झुका हुआ अक्ष होता है वो बीटा होता है, इसके अंदर बीच वाला अक्ष झुका होता है। तो अल्फा गामा तो 90 होते हैं और बीटा 90 नहीं होता, यानी एक अक्ष झुका हुआ है वो बीटा है। आई समझ या नहीं आई ये बताओ? तो एक नत अक्ष यानी एक अक्ष झुका हुआ है, सब अगले ने कहा नहीं और हमने किया नहीं। अब कहता है षटकोणीय। षटकोणीय, तो षटकोणीय का मैं एक सिंपल सा डायग्राम देता हूं आपको, उसके बेस पे हम करेंगे, फिर मैं आपको मॉडल भी दिखाऊंगा षटकोणीय का। षटकोणीय, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ षटकोणीय का। अगर आपको लगे षटकोण बन गया तो बता देना, और लगे कि नहीं बने तो भी बता देना।
तो मैं एक षटकोण बना रहा हूँ जिसमें मैं प्रयास करूँगा कि आपको पूरी बात क्लियर हो जाए, और फिर मैं आपको मॉडल से भी इसको दिखाऊंगा, मॉडल से भी दिखा दूंगा कि ये षटकोणीय है। ठीक है, मॉडल भी इसका मैं आपको दिखा दूंगा। दिख रहेगा षटकोण बना हुआ। तो ये मैंने एक षटकोण बनाया है ना, एक षटकोण बॉक्स टाइप, जिसमें ये ए है, ये बी है, ये फिर ए है, ये फिर बी है, ये ए है, ये बी है, और ये जो है ये सी है, ये वाली सी है, ये सी है। ठीक है, ये जो खड़ी भुजा है ये वाली सी है। आगे बात समझ? ये सी है जो अब लगाई है मैंने। ठीक है, अब आप ए और बी में संबंध देखो। ए और बी क्या है बताओ, बराबर है या छोटी बड़ी है? ए और बी का रिलेशन देखो, बराबर है। आप बराबर है बिल्कुल। आप इस ए को इसके सामने वाली बी से मैच करके देखो, बराबर दिखेगी आपको। ये मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया है ताकि कटे ना बुझाएं एक दूसरे से। दिख रही है बराबर, है ना? इस ए को इस बी से देखो, इस ए बी को देखो आप, बराबर दिखेगी आपको बिल्कुल। तो ए बराबर है बी के। क्या सी भी बराबर है क्या? देखो, या सी बड़ी बनाई है बताओ? सी देखो, सी बड़ी है, तो इसमें संबंध बनता है ए बराबर होती है बी के, पर सी जो होती है वो बड़ी होती है, यानी सी बराबर नहीं होती। अब कोण देखो, अब आपको सारे कोण मैंने बताए हुए हैं। ये बी दिख रही है आपको, और ये आपको सी दिख रही है। बताओ बी और सी के बीच कौन सा कोण होता है? बताओ बी और सी के बीच अल्फा। बी और सी के बीच अल्फा कितने डिग्री का दिख रहा है बताओ? 90 डिग्री का। अल्फा 90 डिग्री का। ठीक है, अल्फा 90 डिग्री का। अब ये ए है और ये सी है, कितने डिग्री का कोण दिख रहा है बताओ ए और सी के बीच? 90 का। ए और सी के बीच कौन सा होगा बताओ? ए और सी के बीच बीटा। ए और सी में बीटा, बीटा भी 90 का होगा। अब ये देखो ए और बी वाला, ये होता है षटकोण, ये षटकोण होता है, ये षटकोण होता है। तो ये कोण कितने डिग्री के होते हैं बताओ षटकोण में? ये वाले कोण 120 डिग्री के, है ना? षटकोण के 6 कोणों का योग 720 होता है, तो यह हर कोण 120 डिग्री का होता है, ये वाला कोण। और ये हमने ए बताया और ये बी बताया। ए और बी के बीच कौन सा कोण होगा? गामा। गामा कितने का होगा? 120 का। यानी क्या रिलेशन बना? क्या रिलेशन बना? ए और बी बराबर है, पर सी जो है वो बड़ी है। तो क्या लिखेंगे हम? ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। अल्फा 90 का था, बीटा भी 90 का था, तो अल्फा बीटा तो होते हैं 90 डिग्री के षटकोणीय में, और गामा जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का होता है। आई समझ या नहीं आई? तो ये आपके पास षटकोणीय का कॉन्सेप्ट आ गया। सिर्फ षटकोणीय को ही आपको सोचना पड़ेगा बस, कि ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 और गामा 120 का। अब देखो त्रिसम, त्रिसम मतलब तीन समान है। तो ए बराबर बी बराबर सी, तीन समान है। अब कहता है नत अक्ष, नताक्ष यानी नत अक्ष मतलब अक्षें कितनी कितनी झुकी हुई हैं? तीनों ही, तीनों झुकी हुई हैं। त्रिसमनत अक्ष, त्रिसम मतलब तीन समान है। फिर त्रिसमनत अक्ष मतलब तीन समान हैं। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है तो समान, पर झुकी हुई है, यानी 90 नहीं है। हैं तो समान पर 90 नहीं है। आगे बात समझ? चाहे वो 60-60-60 हो, 70-70-70 हो, 80 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री हो, 110 डिग्री 110 डिग्री 110 डिग्री हो, लेकिन वो 90 नहीं होंगी। आई समझ या नहीं आई बताओ?
होंगी समान। त्रिसमनत अक्ष, क्लियर। अब कहते हैं त्रिनताक्ष। अब देखो त्रिनताक्ष, अब बताओ कोई समान है क्या? नहीं है, तो कैसे लिखोगे? ए नोट इक्वल टू बी नोट इक्वल टू सी। अब समान नहीं है, समान नहीं है तो ये भी कहता है त्रिनताक्ष, तीन अक्षय झुकी हुई हैं पर समान समूह कुछ नहीं कह रहा अगला, तो अपने को समान करनी भी नहीं है। अल्फा नोट इक्वल टू बीटा नोट इक्वल टू गामा, समान है नहीं, और नत है मतलब झुकी हुई है, यानी नोट इक्वल टू 90, समान भी नहीं है और झुकी हुई भी है, तो अल्फा नोट इक्वल टू बीटा नोट इक्वल टू गामा नोट इक्वल टू 90। क्लियर? समझ आ गया सारा? तो ये आपके पास पूरी टेबल आ गई है ना। अब एक मेरे को बता देना फिर समझ आ गया, तो एक दो बताओ फिर पता लगेगा मेरे को समझ आ गया है। जैसे मेरे को मान लो त्रिसमनताक्ष लिखना है, कैसे लिखूंगा बताओ? त्रिसमनताक्ष क्या कंडीशन रहेगी इसकी, पैरामीटर की? तीनों सेम है और झुकी हुई है ना, तो कैसे लिखेंगे? पहले तो ए बी सी बताओ क्या कैसे लिखेंगे? ए बराबर बी बराबर सी। अब बताओ वो कोण कैसे लिखेंगे? तो ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। नाम ही बता रहा है सारा कुछ, सिर्फ एक षटकोणीय का आपको फोकस करना पड़ेगा बस। षटकोणीय का मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया, मैं आपको मॉडल भी दिखा देता हूँ षटकोणीय का, कि षटकोणीय का जो मॉडल है वो ये षटकोणीय है। अगर आपको मेरे हाथ में दिख रहा है तो फिर मैं और आपको क्लियर कर दूँगा। दिख रहा है हाथ में? नहीं दिख रहा तो मैं आपको बिल्कुल जब हम लोग क्लास ऑफ करेंगे तब मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा इसका, ठीक है? ऐसे ऐसे सीधा लिखा हुआ आता है भाई, षटकोण नाम देगा या ये दे देगा और पूछ लेगा कौन सा क्रिस्टल है, या ये दे देगा और पूछ लेगा कौन सी क्या स्थिति रहेगी इसकी पैरामीटर की, छांट दोगे। और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या है ज़्यादातर बुक्स में टेबल छोड़ देते हैं, ये टेबल बनी होती है हमारी बुक्स के अंदर और हम लोग इसको छोड़ के चलते हैं ज़्यादातर, और बाकी बहुत इजी है, अगर करें तो बहुत आसान है। अब कितनी कितनी एकक कोष्टिकाएँ होती हैं, सारों में सारी नहीं होती। जैसे हमने कितने प्रकार की एकक कोष्टिकाएँ पढ़ी ऊपर बताओ, ऊपर एकक कोष्टिका पढ़ के आए, कितने प्रकार की पढ़ के आए हैं? दो में केंद्रित कितने प्रकार की पढ़ी थी बताओ? तो कुल कितने प्रकार की एकक कोष्टिकाएँ थी? 4। सरल आद्य, फलक केंद्रित, काय केंद्रित और अंत्यय केंद्रित, है ना। इसमें 3 ही प्रकार की होती हैं, गणीय के अंदर 3 ही प्रकार की एकक कोष्टिकाएँ होती हैं। सरल तो सारों में ही होती है, सरल तो सब में है, कोई ऐसा भी क्रिस्टल समुदाय, एक भी ऐसा क्रिस्टल समुदाय नहीं है जिसमें सरल एकक कोष्टिका ना हो, सरल सारों में होगी। इसके अलावा गणीय में सरल के अलावा फलक और काय होती है, यानी सरल गणीय जालक, सरल गणीय एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित गणीय एकक कोष्टिका, काय केंद्रित गणीय एकक कोष्टिका। चौथी नहीं होती इसके अंदर। कौन सी नहीं होती गणीय में, ये भी पूछ सकता है, गणीय में कौन सी नहीं होती एकक कोष्टिका, कौन सी नहीं होती? अंत्यय केंद्रित, वो लास्ट वाली नहीं होती। अगले में इसमें 2 ही होती हैं सिर्फ, द्विसमलंबाक्ष में 2 ही होती हैं, सरल तो होगी होगी और एक इसमें काय वाली है, सरल और काय 2 ही हैं, सरल और काय। विषम लंबाक्ष में ये याद ही करना पड़ता है, सरल और काय, ठीक है, ये तैयारी करना है आपने कौन कौन सी हैं। एक सिंपल सी बात है, आप पहले ये याद करो, 3 2 4 2 1 1 1, 3 2 4 2 1 1 1, तो ये एक है, कौन सी होगी बताओ? एक जिसमें एक है वो कौन सी होगी? सरल। वो तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, सरल 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 हो गई, ठीक है। इसमें 4 हैं, 4 है मतलब चारों ही है, सरल, फलक, काय और अंत्य है, तो इसमें भी सोचने की जरूरत नहीं बची, सही है। 4 तो खत्म ही हो गए, 4 क्रिस्टल समुदाय तो खत्म हो गए, 3 2 4 2 1 1 1, तो अपने को 4 वाली सोचने की जरूरत नहीं है, 4 वाले मतलब चारों ही प्रकार हैं। 1 1 1 में है तो वो सरल ही है ना, वो 1 1 1 वाली सरल ही है।
अब बची ये दो ये और 3 ये, तो गणिया में तो सीधा याद कर लो कौन सी नहीं होती, गणिया में अंत्य नहीं होती, तो 3 हो ही जाएंगी। अब बचे 2, द्विसमलंबाक्ष में सरल और अंत्य, अंत्य यानी काय होती है, और इसमें सरल और अंत्य होती है, अंत्य लास्ट वाली होती है, समझ गए। इसमें तो अंत्य यानी काय करोगे, और एक नताक्ष में अंत्य करोगे, अंत्य लास्ट वाली, चौथे प्रकार जो किया था, सरल और अंत्य। आगे समझ हो जाएगा तैयार। अब यहां से हिसाब लगाओ। अब आपसे पूछ ले सरल एकक कोष्टिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, अद्य एकक कोष्टिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? सात प्रकार की आद्य एकक कोष्टिकाएं 7 प्रकार की होती हैं। आद्य गणीय एकक कोष्टिका, आद्य द्विसमलंबाक्ष एकक कोष्टिका, आद्य विषमलंबाक्ष एकक कोष्टिका, क्योंकि उनमें अक्षय दूरी और अक्षय कोण बराबर रहेंगे, अक्षय दूरी और अक्षय कोणों का अंतर रहेगा सब में, कण केवल कोणों पर ही लगे होंगे, समझ गए। सरल गणीय, सरल द्विसमलंबाक्ष, सरल विषमलंबाक्ष, सरल एकणताक्ष, सरल षटकोणीय, सरल त्रिसमनताक्ष, सरल त्रिनताक्ष, 7 प्रकार की सरल आद्य एकक कोष्टिकाएं होती हैं। आई समझ या नहीं आई? यहां से अगर प्रश्न उठा देना तो कुछ ही स्टूडेंट कर पाएंगे। सरल कितने प्रकार की हैं? 7 प्रकार की। अब बताओ काय कितने प्रकार की है? काय केंद्रित, काय केंद्रित कितने प्रकार की है? काय 3 प्रकार की, काय 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? एक तो काय गणीय में है, एक काय द्विसमलंबाक्ष में, और एक काय विषमलंबाक्ष में। माइक ऑफ कर दें प्लीज अपना, ये विशेष ध्यान रखें। आप लोग ऑन कर लेते हैं उसके बाद नींद आ जाती है आपको। काय 3 प्रकार की हैं, एक तो गणीय, एक द्विसमलंबाक्ष और एक विषमलंबाक्ष, तीनों में काय आई है। सरल 7 प्रकार की है, काय केंद्रित 3 प्रकार की है। फलक केंद्रित बताओ कितने प्रकार की है? फलक केंद्रित 2 प्रकार की, फलक केंद्रित 2 ही प्रकार की हैं, एक तो गणीय में है, एक विषमलंबाक्ष में है। अंत्य केंद्रित बताओ कितने प्रकार की है? अंत्य केंद्रित 2 प्रकार की, एक तो इसमें है अंत्य और एक विषमलंबाक्ष में। विषमलंबाक्ष तो चारों ही हैं, होगी 2 प्रकार की। तो सरल 7 हैं, काय 3 हैं, और फलक 2 हैं, और अंत्य 2 हैं। तो सरल कितनी है? 7। सरल 7 में है, सरल 7 में है। काय कितनी है? 3। फलक कितनी है? 2, और अंत्य कितनी है? 2। तो कुल कितने प्रकार की एकक कोष्टिकाएं होती हैं? कुल कितने प्रकार की एकक कोष्टिकाएं होती है? 14 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं होती हैं, कुल 14 प्रकार की। आप यहां से भी जोड़ सकते हो, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 12 13 14, 14 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं होती है। और 14 प्रकारों में 7 सरल होती हैं, 7 प्रकार की सरल होती हैं, 3 प्रकार की काय होती हैं, 2 प्रकार की फलक होती हैं, और 2 प्रकार की अंत्य होती हैं। और एकक कोष्टिका को बार बार दोहराने से जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हो? त्रिविम जालक। तो जब 14 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं हैं, 14 प्रकार की यूनिट सेल हैं, तो 14 प्रकार के ही त्रिविम जालक बनेंगे। सही है? 14 प्रकार के ही त्रिविम जालक बनेंगे। इन 14 प्रकार के त्रिविम जालकों को ब्रेवस जालक बोलते हैं, ब्रेवस लैटिस। आई समझ या नहीं आई बात? बताओ, पता लग गया 14 प्रकार के क्यों हैं क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक 14 प्रकार के क्यों हैं? क्योंकि एकक कोष्टिकाएं 14 प्रकार की हैं, और एकक कोष्टिका को बार बार दोहराएंगे तो त्रिविम जालक बनेगा। अब एकक कोष्टिकाओं में भी आपसे प्रॉपर पूछ ले, 14 प्रकार की एकक कोष्टिका में काय कितने प्रकार की होती है? तो काय केंद्रित 3 प्रकार की होती है। फलक केंद्रित कितने प्रकार की होती है? फलक केंद्रित 2 प्रकार की होती है। अंत्य केंद्रित कितने प्रकार की होती है? अंत्य केंद्रित 2 प्रकार की होती है। और सरल कितने प्रकार की होती है? सरल 7 प्रकार की होती है। समझ आई बात? कौन सी एकक कोष्टिका सभी प्रकार के क्रिस्टल समुदायों में पाई जाती है? कौन सी? सरल। और किस क्रिस्टल समुदाय में सभी प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती हैं? विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष में सभी प्रकार की एकक कोष्टिकाएं आएंगी।
कितने क्रिस्टल समुदायों में केवल एक ही प्रकार की एक कोष्टिका होती है, या कितने क्रिस्टल समुदायों में केवल सरल एक कोष्टिका? 3 में, 3 2 4 2 1 1 1, है ना। षटकोणीय, त्रिसमनताक्ष और त्रिनताक्ष, इनमें केवल एक कोष्टिका ही होती है। समझ गए? 3 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय में केवल और केवल सरल एक कोष्टिका पाई जाती है। आ रहा है समझ? तो यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, और अगर ये क्वेश्चन निकाल देना तो इतना गहराई में बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो गए होंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब हम आगे चलते हैं निबिड़ संकुलन पर। निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग, हमारा जो अगला टॉपिक है, निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग, क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्लोज मैंने क्या होता है? क्लोज, क्लोज का मीनिंग पास पास। क्लोज का मतलब होता है पास पास, है ना। अपन कहते हैं ना मेरा क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड मतलब नज़दीकी मित्र है, पास पास। पैकिंग समझते हो? पैकिंग सारे समझते हो? जैसे मान लो मैंने एक ये पैकिंग करी, बोले रखी, मेरे को बोले दे दी कि बोले रख दे, मैंने बोले रख दी, और एक बोले मैंने यूं रख दी, है ना, और एक बिल्कुल यूं रखी सटाकर ऐसे, बिल्कुल चिपकी हुई। तो आप बताओ कौन सी पैकिंग क्लोज है? ये वाली या ये वाली? कौन सी? ए, बी और सी? सी वाली क्लोज पैकिंग है ना। यानी क्लोज पैकिंग क्या होती है? क्लोज पैकिंग क्रिस्टल में कणों की ऐसी व्यवस्था होती है कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो, वैकेंट स्पेस जो है वो कम से कम हो, क्योंकि कण पास पास रखने, पास पास का मतलब उनमें रिक्त स्थान नहीं रहना चाहिए। आगे बात समझ? तो क्रिस्टल में अवयवी कणों की ऐसी व्यवस्था कि उनके मध्य रिक्त स्थान क्या हो? रिक्त स्थान कम से कम हो। और इस निबिड़ संकुलन के कारण ही जो क्रिस्टल होते हैं वो स्थायी होते हैं, वह उच्च घनत्व वाले होते हैं। निबिड़ संकुलन के कारण क्रिस्टलों का उच्च स्थायित्व और उच्च घनत्व होता है। घनत्व भी उच्च होता है और स्थायित्व भी उच्च होता है। ऐसा क्यों? समझो बात को। बिस्किट बनवाए हैं कभी बेकरी पर जाकर? बेकरी समझते हो ना सारे, है ना, बनवाए हैं। मान लो ये मेरे पास 5 किलो का कार्टून है, ठीक है, एक ये, दोनों 5-5 किलो के हैं। अब उसने ये बिस्कुटों वाली ट्रे निकाल के दे दी अपने को, ये ले, ये बिस्कुट निकाल दिए, ट्रे निकाल दी। एक जना तो सीधा इसमें फेंक के आ रहा है बिस्कुट, जैसे चला हिलाई थोड़ी सी ट्रे और इसके अंदर फेंक दी। एक जने ने ऐसे जोड़ जोड़ के रखे हैं बिल्कुल यूं, अब पैक कर लिया बॉक्स को पूरा जोड़ जोड़ कर, और एक जने ने ऐसे सीधे फेंके, ठीक है। अब आप बताओ पहले तो क्लोज पैकिंग किसने करी है? पहले वाले ने, इसने, बी ने, है ना, बी ने। अब दोनों बिस्किट लेके घर चल दिए। पहले तो ये सोचो किसके कार्टून में ज़्यादा बिस्किट आएंगे? बी वाले के। तो घनत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि आयतन तो बराबर है, 5 किलो 5 किलो। जब कार्टून बॉक्स का साइज सेम है तो आयतन तो बराबर है, लेकिन ज़्यादा बिस्कुट इसमें आएंगे, यानी भार इसमें ज़्यादा होगा। आगे बात समझ? आप मैक्सिमम 5 किलो पैक कर सकते थे, तो ये 5 पूरे पैक कर देगा इसके अंदर, और इससे 3 किलो ही पैक होंगे, क्योंकि इसके बीच में खाली जगह बहुत रह जाएगी। सही है? तो इसमें द्रव्यमान ज़्यादा आ सकता है। जब आयतन तो बराबर है दोनों कार्टून का, सेम कार्टून दिए थे दोनों को, इसने द्रव्यमान 5 किलो पैक कर दिया उसके अंदर, जबकि ये 3 किलो पैक कर पाया, तो द्रव्यमान इसमें ज़्यादा होगा, तो इसका घनत्व ज़्यादा हो गया। अब दोनों चल पड़े, किसके बिस्किट सही सलामत घर पहुंचेंगे बताओ? बी वाले के, है ना, बी वाले के। तो स्थायित्व भी बढ़ गया, इसके बिस्किट स्थायी पहुंचेंगे बिल्कुल। इसीलिए जो मार्केट में बिस्किट आते हैं ना, आप देखो क्लोज पैकिंग होती है उनमें बिल्कुल, या नहीं होती बताओ? पैकेट आता है ना बिस्कुटों का, कितना बढ़िया क्लोज पैक्ड होता है, और अंदर से पूरे पूरे निकलते हैं। अगर वो ऐसे फेंके होते उस कार्टून के अंदर या उस पैकेट के अंदर, तो क्या होता?
सही सलामत निकल जाते क्या उसमें से? समझ आ गई बात? क्लियर है? तो क्या होता है, निबिड़ संकुलन के कारण क्रिस्टलों का स्थायित्व भी बढ़ जाता है और घनत्व भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे कण हमने व्यवस्थित करने हैं। सबसे पहले हमें क्रिस्टल बनाना है, त्रिविम बनाना है। त्रिविम में 3 अक्ष होती हैं, एक्स बी, वाई बी और जेड बी। अब मैं अगर एक्स वाई जेड अक्ष बनाना चाहता हूं तो मैं पहले एक अक्ष बनाऊंगा, एक्स अक्ष, एक विम में पैकिंग करूंगा मतलब कि, फिर दूसरी अक्ष बनाऊंगा वाई अक्ष, फिर तीसरी अक्ष बनाऊंगा जेड अक्ष। यानी सबसे पहले कौन सा संकुलन आएगा? एक विमीय, एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय के बाद क्या बनेगा? एक विमीय के बाद पहले एक अक्ष बनेगी एक्स, फिर दूसरी अक्ष बनेगी वाई, यानी उसके बाद बनेगा द्विविमीय निबिड़ संकुलन। और द्विविमीय के बाद कौन सा बनेगा? त्रिविमीय। तो आज हम एक विमीय और द्विविमीय दोनों डिस्कस कर लेते हैं। एक विमीय में क्या होगा? एक विमीय में क्या है, जैसे ये एक कण है मान लो, इसके बिल्कुल साथ दूसरा कण रख दिया, तीसरा रख दिया, चौथा रख दिया। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में आगे और भी रख सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है, आप चाहे 50 कण लगा दो लाइन में, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन में कण इस प्रकार से रखे जाते हैं कि एक दूसरे के पास पास इस प्रकार से रखे जाते हैं कि उन कणों के केंद्र, मैं केंद्र लगा रहा हूं देखो, उन कणों के केंद्र बिल्कुल सीध में रहें। हैं सीध में, देखो। तो यदि इन केंद्रों को मिला दिया जाए एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यदि इन कणों को मिला दिया जाए तो कैसी रेखा प्राप्त हुई है? बिल्कुल सरल रेखा प्राप्त हुई है। इसलिए एक विमीय निबिड़ संकुलन को रेखीय निबिड़ संकुलन भी बोलते हैं, लीनियर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। लीनियर क्लोज पैकिंग, समझ आ गई बात? रेखीय निबिड़ संकुलन। अब बताओ इसमें एक कण कितने कणों को टच कर रहा है? बताओ एक कण कितने कणों को टच कर रहा है? 2 कणों को। बीच वाला देखना है, हमेशा ये ध्यान रखना, बीच वाला देखना है, क्योंकि कोने पर तो आप और भी लगा सकते हो, यहां तो और भी लगा सकते हो। आगे बात समझ? बीच वाला देखा जाता है इसीलिए, ठीक है। तो एक कण 2 कणों को टच कर रहा है, अतः प्रत्येक कण की समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब एक कण कितने कणों को टच कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। क्लियर? अब आता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय कैसे करेंगे? पहले हमने एक विमीय किया। एक विमीय में क्या किया हमने? कण लगा दिए बिल्कुल, कैसे कि उनके केंद्र कहां रहे? बिल्कुल सीध में। ये कण लगा दिए हमने इस तरह से। अब द्विविमीय 2 प्रकार से हो सकती है। 2 प्रकार से कैसे हो सकती है वो देखो आप। जैसे ये कणों की एक पंक्ति आ गई है, दिख रही है एक पंक्ति, फर्स्ट लाइन, ये एक पंक्ति है कण की, प्रथम पंक्ति है ये। अब हमने दूसरी पंक्ति लगानी है, ये प्रथम पंक्ति है, फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट रो है, प्रथम पंक्ति। अब हमने दूसरी पंक्ति लगानी है। कैसे लगा सकते हैं? एक तो यूं लगा सकते हैं कि कण के बिल्कुल नीचे कण रख दें, यहां लगा सकते हैं ना, ऐसे कण के बिल्कुल नीचे कण रख दें। और दूसरा कण के नीचे कण ना रखकर ये जो गर्त आपको दिख रहा है, खड्डा आपको दिख रहा है, दिख रहा है, गर्त दिख रहा है इसके अंदर, ये यहां कण रख दे। तो द्विविमीय व्यवस्था 2 प्रकार से हो सकती है। कैसे? एक तो कण के ठीक नीचे या ठीक ऊपर कण रख दो, कण के ठीक नीचे कण, और दूसरा कणों के गर्तों में कण रख दो। समझ गए? लग गया पता? 2 प्रकार की व्यवस्था क्लियर है? अब हम पहला प्रकार कर रहे हैं जिसमें हमने क्या करना है? कण के ठीक नीचे कण रखना है ऐसे। यूं, कण के ठीक नीचे कण।
कण के ठीक नीचे कण रख दिया। और इसमें क्या करना है, कण के नीचे रखना है क्या, अब इसमें भी दूसरी में कहाँ रखेंगे, गर्त गर्त गर्तों में। तो ये गर्तों में कण रख रहा हूं। तो दूसरी पंक्ति के जो कण थे वो प्रथम पंक्ति के गर्त में आ गए। तीसरी पंक्ति के कण कहाँ आएंगे, तीसरी पंक्ति के कण दूसरी पंक्ति के गर्त में। और अगर आप अगली पंक्ति भी लगाना चाहते हो, चौथी पंक्ति लगाना चाहते हो, तीसरी पंक्ति के गर्त में। समझ गए, लग गया पता। अब आप इसको देखो, ये प्रथम पंक्ति हो गई, ये द्वितीय पंक्ति हो गई, ये तृतीय पंक्ति हो गई। इसमें ये प्रथम पंक्ति हो गई, ये द्वितीय पंक्ति हो गई, ये तृतीय पंक्ति हो गई, और ये चौथी पंक्ति हो गई। चौथी भी लगा दी इसमें हमने। अब इसमें देखो, पहले इस स्थिति को देखो, एक कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है बताओ, बीच वाला देखना है, मैं फिर बता दूं आपको। 4 कणों को। जैसे ये वाला कण देखो, कर रहा है क्या 4 को टच, कर रहा है। तो इसमें जो समन्वय संख्या आएगी, जो उपसंयोजन संख्या आएगी, कितनी आएगी, 4। जो समन्वय संख्या आएगी वो 4 आएगी, है ना। समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या 4 आएगी। अब उन चारों कणों का केंद्र लगाओ जिसको ये टच कर रहा था। इसको टच कर रहा था क्या, देखो नहीं कर रहा ना। इसको कर रहा है एक तो इसका केंद्र लगा लिया। इसको कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। इसको कर रहा है, इसका केंद्र लगा लिया। इसको कर रहा है, इसको कर रहा है तो इसका केंद्र लगा लिया, और जिसको कर रहा है इसका केंद्र लगा लिया। तो ये 4 कणों को टच कर रहा है, चारों का केंद्र लगा लिया। अब यदि इन चारों कणों के केंद्रों को मिलाया जाए, अब इन चारों कणों का केंद्र मिला दो तो आपको एक वर्ग मिलेगा, एक वर्ग प्राप्त हो जाएगा। बन गया वर्ग। तो इसलिए इसको वर्ग निबिड़ संकुलन भी कहा जाता है। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, 2D स्केयर क्लोज पैकिंग। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, एक कण 4 कणों को स्पर्श करता है। यदि उन चारों कणों के केंद्र को मिला दिया जाए तो वर्गाकार संरचना प्राप्त होती है, इसलिए इसे वर्ग निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। अब यदि फर्स्ट रो को मैं ए कहता हूं, फर्स्ट रो को ए कहता हूं, तो सेकंड रो को क्या कहूंगा बताओ, सेकंड रो को ए, क्योंकि बिल्कुल सेम ही तो है ये और ये। कोई फर्क है क्या दोनों रो में, बताओ, सेम है बिल्कुल। तो अगर पहली को ए कह दिया, दूसरी को भी ए कहूंगा, तीसरी को ए। तो ये बन गई द्विविमीय ए व्यवस्था। द्विविमीय ए, आगे डॉट जितना मर्जी चला दो, द्विविमीय ए व्यवस्था। क्लियर, समझ गए। अब इसका हिसाब लगाओ, इसमें बताओ एक कण कितने को टच कर रहा है, बीच वाला देखोगे 6 को। जैसे ये देख लिया, ये वाला 6 को टच कर रहा है। उन 6 का केंद्र लगाओ, 1 2 3 4 5 6, और उन केंद्रों को मिला दो तो कैसी व्यवस्था दिख रही है बताओ, क्या संरचना दिख रही है, षटकोण। तो इसको बोलते हैं द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, आ गया समझ। 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और समन्वय संख्या कितनी हो गई, एक कण कितने को टच कर रहा है, 6 को। अब प्रथम पंक्ति को अगर ए कहा जाए, फर्स्ट रो को ए कहा, तो सेकंड को, फर्स्ट रो को ए कहा, सेकंड रो को क्या कहूंगा, बी, अलग है उससे। थर्ड रो को ए है। आप इस हिस्से को देखो, ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल सेम है या नहीं है बताओ, है सेम या नहीं है, है बिल्कुल सेम है ना। आगे मैं आपको फिर कह रहा हूं, आगे कण और लगा सकते हैं आप, वो आपकी इच्छा है, फिर सेम दिखने लग जाएगी। देखो ये वाली रो है ना, और ये बी हो जाएगी अगली, समझ गए, ये वाली बी हो जाएगी, क्योंकि ये और ये जो हाईलाइट किया हुआ है बिल्कुल सीध में, देखो है या नहीं बताओ। सेंटर वाला जो है ये वाला, जो रेड कर दिया मैंने पूरा, और अब जो रेड कर रहा हूं बिल्कुल सीध में एक दूसरे की, है ना।
तो क्या बनी द्विविमीय, कौन सी अरेंजमेंट है ये, ए बी अरेंजमेंट, द्विविमीय ए बी व्यवस्था, 2D ए बी अरेंजमेंट। तो ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है, एक तो कण के ठीक नीचे कण रख दें, एक कण के ठीक नीचे न रखकर गर्त में कण रख दें। आ गया समझ? क्लियर है इतना काम?